हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर रहे हैं हम। 13th क्लास है ये। हर क्लास में हमने 10 पीवाईक्यूज प्रैक्टिस किए थे। डिग्री कॉलेजेस के ओडिशा के एग्जाम के ये पेपर जो क्वेश्चंस हैं एंड इम्पॉर्टेंट है, नेट के बच्चों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और ओडिशा में जो एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी एग्जाम है उसके लिए तो डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट है। ओके, क्योंकि 2018 का कवर कर रहे हैं ना अब हम, और मैं अभी आपको देखने को भी मिलेगा कि 2021 में 2018 वाले में से रिपीट हुए हैं क्वेश्चंस। ओके, सो एज इट इज भी पूछ लिए जाते हैं। सो मेक श्योर आप पीवाईक्यूज तो करके ही जाएं, नेट के करके जाएं और जो ये करवा रही हूं ये वाले करके जाएं। ठीक है, सो क्लास शुरू करते हैं। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जो है वो कर सकते हैं। इट्स एब्सोल्युटली फ्री। सो फ्री में इतना तो बनता है। ठीक है, चलिए, हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी। तो आपको ध्यान रखना है कि एजुकेशनल सोशियोलॉजी के फादर अगर पूछे जाएं तो जॉर्ज पाइने हैं, लेकिन अगर सोशियोलॉजी के फादर पूछे जाएं तो अलग हैं। वो कौन है वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ए से उनका नाम शुरू होता है। ठीक है, वो नेट के क्वेश्चन में भी आए हुए हैं, नेट के पेपर में। ठीक है, तो ये नाम याद रखना है क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, तो एटलीस्ट जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो फैक्चुअल क्वेश्चंस आपको पता हो। सो एजुकेशनल सोशियोलॉजी के फादर हैं जॉर्ज पाइने, इनका नाम याद रखिएगा। अकॉर्डिंग टू आइडियलिस्ट, एजुकेशन मस्ट बी अवेलेबल टू whom। तो आइडियलिस्ट के अकॉर्डिंग एजुकेशन किसको अवेलेबल होनी चाहिए? मस्ट बी पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ओनली, सिर्फ पुअर सेक्शन को, सभी इंडिविजुअल्स को इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर बिलीव्स एंड वैल्यूज, दोज हु कैन अफोर्ड एजुकेशन, या फिर दोज हु फॉलो स्पिरिचुअल बिलीव्स। सो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी में ज्यादा फोकस है। ऑल्दो सबको मिलनी चाहिए एजुकेशन तो देखा जाए तो, लेकिन स्पिरिचुअलिटी पे ज्यादा फोकस है। तो मेरे अकॉर्डिंग डी जो है इसका आंसर होना चाहिए। आंसर की हमारे पास है नहीं, बट हाँ, जो अफोर्ड कर सकते हैं सिर्फ उनको, या फिर जो सोसाइटी में पुअर है सिर्फ उनको, ये तो डेफिनेटली नहीं आएंगे। सो हमारे पास 50% प्रोबेबिलिटी बचती है कि बी और डी में से 50-50% चांसेस कौन सा ठीक होगा। बट आइडियलिस्ट जो है वो स्पिरिचुअल वैल्यूज को ज्यादा वैल्यू करते हैं, स्पिरिचुअल जो बिलीफ्स हैं उनको। सो पॉसिबिलिटी है ये। अदरवाइज बी के साथ हम जाएंगे कि सभी को दी जानी चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर बिलीफ्स एंड वैल्यूज। ओके, बट ये थोड़ा सा कंफ्यूजन मुझे भी है, मुझे ज्यादा कुछ मिला नहीं कहीं पर भी। बट स्पिरिचुअल बिलीफ्स के साथ भी आप जा सकते हैं। सो डिपेंड करता है अब अगला इंसान जिसने पेपर सेट किया है वो किस तरीके से इसको एक्सप्लेन करना चाहे। ओके, बट स्पिरिचुअल वैल्यू सत्यम शिवम सुंदरम आइडियाज उन पे फोकस था, तो स्पिरिचुअल वैल्यूज को ये सपोर्ट तो करते हैं, तो उनको दी जानी चाहिए जो स्पिरिचुअल बिलीफ्स को फॉलो करते हैं। हो सकता है ये ऐसा बोलते हों। ओके, आपको कुछ और एक्सप्लेनेशन लगती हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। विच स्कूल ऑफ फिलोसफी रिगार्ड्स द यूनिवर्स एज कंसिस्टिंग ऑफ टू रियलिटीज। यही सेम क्वेश्चन 2021 में भी हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो, 2021 वाले क्वेश्चन पेपर में। ओके, यानी कि 2018 से रिपीट हुआ है। सो मेक श्योर 2021 के तो सारे ही अच्छे से, मतलब बिल्कुल क्वेश्चंस को आप छोड़ के नहीं जाएंगे, सारे पीवाईक्यूज करके जाएंगे। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सांख्य फिलोसफी हो जाएगा। पुरुष और प्रकृति की बात हमने की थी, कॉन्शियसनेस एंड मैटर। Which of the following implies the process of interaction, integration among the people, companies, government of different nation। So अलग अलग नेशन के बीच में कम्युनिकेशन जब है और इंटरेक्शन है, इंटीग्रेशन है, तो ये प्रोसेस क्या है? किस प्रोसेस में ये चीजें आएंगी? लिबरलाइजेशन में, ग्लोबलाइजेशन में, अर्बनाइजेशन या वेस्टर्नाइजेशन? तो देखिए, स्पेसिफिकली वेस्ट के कंट्रीज की बात नहीं हो रही है, सो वेस्टर्नाइजेशन नहीं होगा। अर्बनाइजेशन तो हम वैसे ही गांव से शहर में मूव करने वाली चीजों को बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं। लिबरलाइजेशन कंपैरेटिवली लिबरल हो आप किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू में, किसी भी एस्पेक्ट में। सो आंसर इसका ग्लोबलाइजेशन होना चाहिए कि डिफरेंट नेशन के साथ ग्लोबल लेवल पे आप इंटरेक्ट कर रही हैं। ओके, From which date the RTE Act 2009 has been enforced in Odisha। अब इन्होंने ओडिशा बोल दिया, बट इंडिया में हर जगह पे ये सेम डेट को ही जो है क्या हुआ था, अप्लाई हुआ था, जहां तक मुझे ध्यान है। अगर आपको लगता है कि इंडिया में नहीं, अलग अलग स्टेट में अलग अलग टाइम पे हुआ था तो कमेंट करके बताइएगा, देखिएगा इसके बारे में। अगर इसके आंसर की बात करें तो 1 अप्रैल 2010 ये जो है इंडिया में RTE एक्ट 2009 में बना था। मतलब 9 इन द सेंस 9 में वो बना था ना, तो वो 9 में शुरू हुई थी चीजें, तो वो उसी का वो ड्राफ्ट चलते चलते 2009 ही उसका नाम है। बट हाँ, 2009 में वो एक्सेप्ट कर लिया गया था एक पॉइंट पे। सो 1 अप्रैल 2010 को एनफोर्स कर दिया गया था, यानी इस दिन से ये लागू हो गया था।
ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिलोसफीज इज मोस्ट टाइटल्ड टू इंडिविजुअलिज्म, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ था 2021 में, हमने किया था इसका आंसर। मैंने उस टाइम पे ये भी बताया था कि जैनिज्म, सांख्य या फिर बुद्धिज्म, वेदांता के अलावा अगर आपसे रियलिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म उनमें से पूछा जाए तो इंडिविजुअलिज्म जो है वो एग्जिस्टेंशियलिज्म में हमें देखने को मिलता है, इंडिविजुअलिज्म को सपोर्ट करती हुई फिलोसफी एग्जिस्टेंशियलिज्म। और अगर इनमें से पूछा जाए तो जैनिज्म इसका आंसर रहेगा। सो डिट्टो सेम चीज जो है 2021 में पूछी गई। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। तो सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन क्या जो है डिनोट करता है? अ सरप्लस ब्रांच ऑफ जनरल सोशियोलॉजी, यानी एक ब्रांच हमने सोशियोलॉजी की बना दी, ऑब्वियसली है तो ये सोशियोलॉजिकल स्टडी ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में उनकी स्टडी करना सोशियोलॉजी के एस्पेक्ट में, या स्टडी ऑफ एजुकेशनल प्रॉब्लम्स इन सोशल कॉन्टेक्स्ट, या सोशियोलॉजिकल केस स्टडीज ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। कहीं ना कहीं तो सारी चीजें ठीक हैं ये, बट बेस्ट एक्सप्लेनेशन पूछी है। सो ये एजुकेशनल प्रॉब्लम्स की स्टडी, वो भी स्पेसिफिकली सोशल कॉन्टेक्स्ट में, ये थोड़ा सा बेटर साउंड कर रहा है। बाकी आंसर की हमारे पास है नहीं, जैसा मैंने आपको बताया। किसी के पास है सो मेक श्योर आप सेंड कर दें, मुझे मेल कर दीजिएगा। अकॉर्डिंग टू जॉन ड्यूई स्टूडेंट्स मस्ट लर्न बाय विच वे। सो जॉन ड्यूई के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स को किस तरीके से सीखना चाहिए? एंगेजिंग इन डिबेट एंड डिस्कशन टू एनहेंस नॉलेज, डिबेट और डिस्कशन में एंगेज होना चाहिए। एनवायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करना चाहिए ताकि वो अडेप्ट कर पाए और चीजें सीख पाएं। ड्रिल या प्रैक्टिस को महत्व दिया जाना चाहिए या फिर मेमोराइजेशन को महत्व दिया जाना चाहिए? तो मेमोराइजेशन को तो डेफिनेटली नहीं, क्योंकि जॉन ड्यूई जो है वो जॉन ड्यूई प्रैग्मेटिस्ट है, प्रैग्मेटिज्म को फॉलो करते हैं। तो प्रैग्मेटिज्म में एक्शन की, लर्निंग बाय डूइंग की बात हो रही होती है। प्रैग्मेटिज्म में जो है सोसाइटी को भी, स्कूल को भी मिनिएचर सोसाइटी बोला गया है, राइट? यानी सोसाइटी में जैसे सीखते हैं चीजों को। सो एनवायरमेंट के साथ इंटरेक्शन वाला जो ऑप्शन है वो बेटर साउंड करता है कंपैरेटिवली। ये दो तो डेफिनेटली नहीं होंगे। देन डिबेट और डिस्कशन भी एक तरीके से हमारी नॉलेज को एनहेंस करने के लिए, लेकिन एक्शन की बात हो रही तो एनवायरमेंट के साथ आप अडेप्ट करना तो सीखेंगे, ठीक है। What is the age range of concrete operational stage according to Piaget's theory of cognitive development? Piaget की थियरी में जो 4 स्टेजेस हैं उनके नाम कमेंट करके बता दीजिएगा। कौन कौन सी एज जो है, एज ग्रुप उन चारों स्टेजेस पे लाई करता है वो बताना है। ओके, फिलहाल हमसे पूछा है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल की एज जो है वो अराउंड 7 to 11 ईयर्स रहेगी, तो सी आंसर हमारा हो जाएगा। Last question for today, what is the most important cognitive outcome of the sensory motor stage? तो sensory motor stage जब हम पियाजे की बात करते हैं वहां पे मैंने स्पेसिफिकली हर एक स्टेज के नीचे आपको लिखवाई भी थी चीजें कि इनको नोट डाउन कर लीजिएगा, क्वेश्चन आता है। स्पेसिफिकली सेंसरी मोटर की बात की थी। सो ये ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है वो इसका आंसर रहेगा, ठीक है जी। सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। जैसे पियाजे हैं तो मैंने वो आपको बता ही रखा है कि जहां पर भी डेवलपमेंट से रिलेटेड या पियाजे वगैरह कुछ दे दिया तो आप सारी थियरीज कर लीजिए, वाइगोट्स की, पियाजे, सारी ब्रूनर से रिलेटेड सारी, ठीक है। उसके बाद अगर लर्निंग की बोल रखी है तो वो भी आप सारी थियरीज इंक्लूड कर लीजिए, भले ही आपकी में 1-2 मेंशन हो सिलेबस में। या इंटेलिजेंस की थियरीज है, पर्सनालिटी की थियरी है, मोटिवेशन है। सो ये कुछ एक बेसिक टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आपको डेफिनेटली थोड़ा सा डीप में पता होना चाहिए, बिकॉज आगे आगे जो भी एग्जाम्स आ रहे हैं, स्पेसिफिकली अगर हमने नेट लेवल या पीजीटी लेवल की बात करूं तो अच्छे एग्जाम्स हैं। कई बार डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि अब तो कॉन्सेप्चुअल लेवल आने लग गया ना, तो फैक्चुअल छोड़ जाते हैं। तो आपको छोड़ के कुछ नहीं जाना है, फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल दोनों ही क्लैरिटी जो है आपके थॉट्स में होनी चाहिए। ओके, फिर भी कुछ समझ नहीं आया हो या कुछ काउंटर पॉइंट हो किस क्वेश्चन पे तो कमेंट करके बताइएगा। मैं हमेशा यही करती हूँ, अगर कुछ आपको गड़बड़ लगे या मुझे लगे कि दोबारा से समझाना चाहिए तो मैं उससे रिलेटेड अलग से भी वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर देती हूँ, ठीक है। बट हाँ, ये चीज ध्यान रखिए, किसी भी टीचर को फॉलो करें सो कॉन्टिन्यूटी में फॉलो करें, ताकि एक लेक्चर अगर आपने देखा है, मान लो उसी में ही कोई गड़बड़ होगी तो आपको ऐसे लगेगा कि कुछ नहीं आता टीचर को। तो ऐसा नहीं होता है, बिकॉज टीचर से भी गलतियां या गड़बड़ हो जाती है, हमारे पास भी आंसर कीज बहुत बार नहीं होती। सो वो कंफ्यूजन वाली स्थिति होती है, बिकॉज एजुकेशन सब्जेक्ट है। आप क्रिटिकली सोचते हैं और अलग अलग तरीके से किसी ऑप्शन को डिफाइन कर सकते हैं, राइट। सो कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइएगा। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री, एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स।